Hello students, I am Shilpi Raghuvanshi, your biology teacher. In this segment of video, we are going to study about respiration. In previous segment, हम लोगों ने लास्ट टाइम पर रेस्पिरेशन पार्ट 1 और रेस्पिरेशन कंटिन्यू किया था पार्ट 2. पार्ट 1 में हम लोगों ने ब्रीथिंग प्रोसेस पढ़ा पूरा, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन. देन अनदर वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हमने डिटेल में एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस किया था. बट नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन. मैन्स शो पल्मोनरी रेस्पिरेशन. लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ पल्मोनरी रेस्पिरेशन. एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ. एक ऐसा रेस्पिरेशन जो लंग्स के थ्रू परफॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन. हम एयर इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. ठीक है, ये सब जो प्रोसेस होता है ये हमारे लंग्स के थ्रू होता है, इसलिए हम इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं. ठीक है, जो ऑर्गन्स में इंक्लूड है वो लंग्स हैं. 2 लंग्स होते हैं हमारी बॉडी में, चेस्ट कैविटी में. आगे हम इसको डिटेल में कंटिन्यू करते हैं. रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ ह्यूमन्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक कैसा होता है. ट्रैक मीन्स रास्ता. कि रेस्पिरेशन जब होता है हमारी बॉडी में तो वो किस किस जगह से होते हुए, एयर किस किस पार्ट से होते हुए हमारे लंग्स और हमारे सेल्स तक जाती है और फिर किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नॉस्ट्रल से बाहर आती है. ये पूरा प्रोसेस हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर पढ़ेंगे. ओके, द रेस्पिरेटरी ट्रैक इंक्लूड्स नॉस्ट्रल, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and lungs. आप ध्यान से देखो, जब फर्स्ट जो है वो क्या है, nasal cavity. nasal cavity क्या होता है, हमारा नॉस्ट्रल. nasal cavity एंड नॉस्ट्रल क्या है, देखो आप ध्यान से, इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा है. ये पूरा हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑर्गन्स हैं. ओके, जो हमारा नॉस्ट्रल्स हैं इसका मेन फंक्शन नसल कैविटी और नॉस्ट्रल का क्या होगा. द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम इज़ टू वार्म, फिल्टर्ड एंड मॉइस्चर द इनकमिंग एयर. जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उस एयर को वार्म करना, उसको फिल्टर करना, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, मॉइस्चर रहता है. इन सबको क्लियर करने का काम कौन करता है, हमारा ये वाला पार्ट करता है. इज़ इट क्लियर. नेक्स्ट देखो ध्यान से आप. नेक्स्ट पार्ट इज फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या होगा, फेरिंग्स इज अ कनेक्शन ऑफ नोज एंड माउथ. फेरिंग्स हमारे, आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं या खाना खाते हैं, हमारे पीछे का एक ऐसा एरिया है, हमारे थ्रोट में ऊपर, हमारे नॉस्ट्रल्स के पीछे एक ऐसा एरिया है जो एक कनेक्शन है, हम कह सकते हैं एक जंक्शन है, नोज़ और माउथ का एक एरिया जिसमें नोज़ और माउथ आकर मिलते हैं. उस जगह को हम बोलते हैं फेरिंग्स. हियर द थ्रोट डिवाइड्स इनटू द ट्रैकिया, दैट मीन्स विंड पाइप, एंड इसोफेगस, दैट मीन्स फूड पाइप. There is also a small flap of cartilage called the epiglottis which prevent food from entering the trachea. ये फूड को ट्रैकिया में पहुंचने से क्या करता है, ये वाला फ्लैप रोकता है. नहीं तो क्या होगा, जब हम सांस लेते हैं उस टाइम अगर हम लोग कुछ भी खा रहे हैं तो क्या होगा, खाते टाइम क्या होगा कि जो हमारा फूड है वो, अगर ये फ्लैप नहीं होगा तो हमारे ट्रैकिया के अंदर भी एंटर हो सकता है. ठीक है, फेरिंग्स के जस्ट बाद में आप देखो नीचे, आपको क्या दिख रहा है, फेरिंग्स के जस्ट बाद में क्या है, लैरिंग्स. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स एज इट इज़ वेयर साउंड इज़ जनरेटेड. यहाँ से हमारा साउंड जनरेटेड होता है. इट ऑल्सो हेल्प प्रोटेक्ट द ट्रैकिया बाय प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग कफ रिलीफ रिफ्लेक्शन इफ एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट पास द एपिग्लॉटिस. ओके, नसल कैविटी का एक और फंक्शन क्या होता है, आपने ध्यान दिया होगा कभी, नसल कैविटी में काफ़ी सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और हेयर्स के साथ म्यूकस भी होता है जो म्यूकस ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है. हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड आर प्रिवेंट एंड देयर फंक्शन इज़ टू प्रेजेंट एंड देयर फंक्शन इज़ टू क्लीन, मॉइस्चर एंड वार्म एयर. ये हम अभी पढ़ चुके हैं. इसके बाद हुआ हमारा फेरिंग्स. लैरिंग्स हुआ हमारा वॉइस बॉक्स. ठीक है, कफ से और सबसे प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को. देन स्टार्ट होता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक.
इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है। ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ cartilaginous tissues, cartilaginous rings that prevent the collapse of tracheal wall in absence of air. ट्रैकिया क्या होता है पहले आप देखो ध्यान से। एक आपको लंबा सा पाइप दिख रहा है यहाँ पर साइड में, देखो वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे एक लंबा सा पाइप दिख रहा है जिसमें काफ़ी सारे रिंग्स बने हुए दिख रहे हैं। हाँ, ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला पूरा पाइप, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। इट ऑल्सो नोन एज द वेंट पाइप। दिस इज द ट्यूब दैट कैरीज एयर फ्रॉम द थ्रॉट इनटू द लंग्स। ये क्या काम कर रहा है? ये एयर को कैरी कर रहा है। कहाँ से कैरी करेगा? ये एयर को हमारे थ्रॉट से कैरी करेगा और कहाँ पहुँचा रहा है? ये हमारे लंग्स में। It ranges from 20 to 25 millimeter in diameter and 10 to 16 centimeter in length. The inner membrane of the trachea is covered in tiny hairs called cilia, which catch particles of dust, which we can then remove through coughing. ये क्या काम कर रहा है? ये इसमें बहुत फाइन हेयर्स प्रेजेंट है जिनको हम क्या बोलते हैं ना, इसको हम सीलिया बोलेंगे। ये सीलिया क्या करेगा? डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करेगा कफिंग के थ्रू। इज इट क्लियर? ओके, द ट्रैकिया सराउंडेड बाय 15 to 20 C-shaped ring of cartilage at the front and side which help protect the trachea and keep it open. They are not complete circles due to the position of the esophagus immediately behind the trachea and the need for the trachea to partially collapse to allow the expansion of the esophagus when swallowing large pieces of food. क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो ट्रैकिया है हमारा, रिंग शेप ट्रैकिया है पूरा। ये रिंग शेप ट्रैकिया क्या काम करेगा? ये पता है, आपने देखा होगा ये बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं है, थोड़े थोड़े इसमें रिंग्स दिख रहे हैं। ये रिंग्स का मेन फंक्शन होता है कि अगर ये रिंग्स नहीं होंगे ना तो पता है क्या होगा? जब एयर की प्रेजेंस नहीं होती है तो ये जो पूरा वॉल ऑफ ट्रैकिया है ना, कोलैप्स हो जाएगा पूरा। और इससे बचाने के लिए ही ये जो होते हैं ना, ये रिंग शेप में होता है ट्रैकिया हमारा, कार्टिलेजिनस रिंग शेप होता है ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? ब्रोंकाई। अब देखो ट्रैकिया नीचे जाकर कहाँ डिवाइड हो रहा है? 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है नीचे जाकर। ये 2 ट्यूब ही क्या होती है हमारी? इन ट्यूब को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, one entering the left and one entering the right lung. The left bronchi is narrower, long and more horizontal than the right. दिख रहा है आपको? ये ध्यान से देखो, नीचे गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर? जैसे 2 पार्ट में डिवाइड होगा ब्रोंकाई, आगे जाकर एक किस में डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकाई हमारा? ब्रोंकाई डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल्स में। फिर ये ब्रोंक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं? हमारे लंग्स के अंदर जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ब्रोंक्यूल्स क्या है? दिख रहे हैं आपको? डिवाइड हो रहा है ये ब्रोंक्यूल्स में, बहुत नैरो ट्यूब्स हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, इतने नैरो ट्यूब होते हैं कि इनका जो हम कह सकते हैं कि इनका जो डायमीटर होता है वो सिर्फ 1 मिलीमीटर होता है। इतना लेस होते हैं, लेस देन 1 मिलीमीटर होता है कई बार तो ये इसका डायमीटर। तो सोचो आप कितना फाइन ट्यूब्स होते होंगे ये सब। एंड देयर इज़ नो कार्टिलेज विद इन द ब्रोंक्यूल्स एंड दे लीड टू एल्वियोलर सैक्स। एल्वियोलर सैक क्या होते हैं? अब ध्यान से, आप यहाँ पर एक और डायग्राम दिख रहा है आपको, दिख रहे हैं छोटे छोटे से बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। ब्रोंक्यूल्स आए, काय में डिवाइड हो रहे हैं? रेड कलर का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, रेड ब्लू। ये सब क्या है? ये सब एल्वियोलॉयज हैं। एल्वियोलॉय क्या होता है? एल्वियोलॉय बहुत छोटे छोटे से फाइन, जैसे आपने बलून देखा है ना, बहुत छोटे वाले बलून्स, वैसा स्ट्रक्चर होता है। ये एयर सैक्स होते हैं। एयर सैक मतलब कि इनके अंदर एयर फिल होती है। ठीक है, इनको एल्वियोलर सैक भी बोला जाता है। इंडिविजुअल हॉलो कैविटीज़ होती हैं ये सब, जो क्या कंटेन करती हैं? एल्वियोलर सैक्स या डक्ट को कंटेन करती हैं। एल्वियोलाई हैव वेरी थिन वॉल विच परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दे आर सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज पता है, बहुत फाइन ट्यूब्स होती हैं जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। इन एल्वियोलाई के आसपास कैपिलरीज का पूरा की पूरा एक नेटवर्क होता है विच द इंस्पायर्ड गैस पास। आपको पता है कितने होते होंगे अप्रॉक्स हमारे लंग्स में? थोड़ा सा आइडिया लगा के देखो। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन एल्वियोलाई विद इन अ एवरेज एडल्ट लंग। ओके, ये एल्वियोलाई हैं। यहाँ देखिए पूरा डिटेल दिया अभी हमने जो पढ़ा।
External part of nose has nostril that lead to nasal cavity. The nasal cavity hairs and mucus glands are present. अभी हमने mucus gland का function पढ़ा, ये मॉइस्चर का काम करता है, इसको मॉइस्ट करता है. फिर हमने pharynx देखा, pharynx के बाद trachea, then trachea के बाद हमने क्या देखा, ध्यान से देखो, ट्रैकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं दैट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द ट्रैकियल वॉल इन द एब्सेंस ऑफ एयर. यहाँ देखो आप ध्यान से, ट्रैकिया का एक पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ट्रैकिया का स्ट्रक्चर. ऊपर देखिए लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया पूरा आपको रिंग शेप दिख रहा है. अभी मैंने आपको बताया रिंग शेप क्यों होता है. अगर ये रिंग शेप नहीं होगा तो क्या होगा, जब एयर की एब्सेंस होती है यहाँ पर तो ये क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे. ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि ट्रैकियाज कर्व सी शेप या रिंग शेप्ड होते हैं. अगर ये ऐसा नहीं होता इसका स्ट्रक्चर तो क्या होता, तो ये एयर की एब्सेंस में कोलैप्स हो जाते. आगे देखिए ब्रोंकाई आपको दिख रहे हैं, ये ट्री शेप का स्ट्रक्चर है, काफ़ी सारे इसके ब्रोंक्यूल्स दिख रहे हैं. फिर उसमें एल्वेलॉइज अटैच है. ये हमारे ट्रैकिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर था. क्लियर. ये एक पूरा पाथवे है हमारे एयर का, पाथवे ऑफ एयर, नेसल कैविटी और ओरल कैविटी, देन pharynx, trachea, primary bronchi, right and left, secondary bronchi, tertiary bronchi, bronchioles, alveoli. Clear. ये पूरा इसका एक स्ट्रक्चर है. नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की प्रोसेस हमने पढ़ा. ब्रीदिंग क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था. ब्रीदिंग मीन्स कि जब एयर को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं. ऑक्सीजन एयर के अंदर, एयर क्या है, द मिक्सचर ऑफ गैसेज है. कैसे ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रल से अंदर जाती है इस पूरे पाथ के थ्रू, और उसके बाद क्या होता है, किस तरह से फिर वो एक्सैल करते हैं हम. इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सैलेशन, वही हम इसमें आगे डिटेल में पढ़ेंगे. इन चेस्ट थोरेसिक कैविटी इज़ प्रेजेंट. अब क्या होता है थोरेसिक कैविटी, आपको पता है कि हमारे ऊपर की तरफ पूरा एक रिब केज प्रेजेंट होता है. देखिए इस तरह से डायग्राम आपको दिख रहा है. ये जो आपको रिब केज दिख रहा है ना, इसके बीच में आप देखो हॉलो एक पूरा रीजन दिख रहा है, एक एरिया है. इसी को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, रिब केज का एरिया. इन चेस्ट थोरेसिक कैविटी इज़ प्रेजेंट. अ केज लाइक स्ट्रक्चर इज़ प्रेजेंट इन चेस्ट फॉर्म्ड ऑफ रिब, डायाफ्राम, बैकबोन एंड एब्डोमिनल मसल्स. यहाँ आप ध्यान से देखो, आपको पूरा रिब केज दिख रहा है, बीच के इसमें जो बोन दिख रहा है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं. ये आसपास अपना रिब्स दिख रहे हैं आपको, 12 रिब्स. नीचे का जो एरिया है बिल्कुल 12 रिब के लिए, 12 रिब जो है हमारा 12th रिब के पास का एरिया देखिए, इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम. और ये डायाफ्राम हमारे रेस्पिरेशन में मेन रोल प्ले करता है. इज़ इट क्लियर. अभी आगे देखते हैं अपन इसको, अब क्या होगा इसमें, किस तरह से एक्सचेंज होगा. ड्यूरिंग ब्रीदिंग the contraction and relaxation of muscles act to change the volume of the thoracic cavity. As the thoracic cavity and lungs move together, this changes the volume of the lungs, in turn changing the pressure inside the lungs. जैसे हमने क्या किया, गैसेस का एक्सचेंज करेंगे. कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने एयर को इनहेल किया तो क्या होगा कि एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज अभी ज़्यादा है हमारे बॉडी के अंदर, हमको अभी ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है. तो जब ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है तो क्या होगा, हमको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर डिफ्यूज़न का प्रोसेस होगा. उस एयर में से ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रल से अंदर जाएगी. ठीक है, वो ऑक्सीजन एयर अंदर जाएगी हमारे नॉस्ट्रल से. अब जैसे ही एयर अंदर जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज बाहर ज़्यादा है, बॉडी में अंदर कम है, तो वो डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अंदर हमारे प्रेशर डालेंगे और प्रेशर डाल के वो एंटर होंगे. एंटर होने के बाद क्या होगा, जैसे ही वो एंटर होंगे अंदर तो हमारे जो थोरेसिक कैविटी है जहाँ पर हमारे लंग्स प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम एकदम से ज़्यादा हो जाएगा. अब उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो क्या क्या प्रोसेस होंगी, ध्यान से देखिए. जो डायफ्राम है इंस्पिरेशन के टाइम पर फ्लैटेंड होगा, एक्सटेंडिंग द सुपीरियर और डायमेंशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी. यहाँ पर थोरेसिक कैविटी का डायमेंशन कंटिन्यूसली बड़ा हो जाएगा पूरा. आप देखो लंग्स एकदम से फूल जाएंगे आपके, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्रीदिंग हो रही है. यहाँ प्रोसेस ध्यान से देखो, ये लंग्स हैं. जैसे ही आपने क्या हुआ, फर्स्ट वाला ब्रीद इन हुआ तो क्या हुआ, हमारा एरिया पूरा फैल गया. ये आपको दिख रहा है डायफ्राम अभी क्या है, नीचे की पोजीशन में है. यहाँ देखिए इस डायग्राम में आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. इंस्पिरेशन की प्रोसेस में जैसे ही ऑक्सीजन अंदर गया, थोरेसिक कैविटी क्या होगा, एक्सपेंड्स हो जाएगी, फैल जाएगी पूरी थोरेसिक कैविटी. आप खुद सांस लेकर देखो, आप जैसे ही सांस लोगे आप अच्छे से पूरा ऑक्सीजन को इनहेल करो, एयर को इनहेल करो. एयर अंदर गई तो क्या हुआ, एयर जैसे ही अंदर जाएगी हमारे थोरेसिक कैविटी का एरिया आपको बड़ा फील हो रहा है. ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं वो कंट्रैक्ट होंगी और हमारा डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट.
डायफ्राम भी हमारा कंट्रैक्ट होगा। अब आप क्या इसी पोजीशन में रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते, क्योंकि हमको पेन होने लगेगा इस पोजीशन में। तो अब क्या करेंगे हम? ऑक्सीजन अंदर गया, अब हम क्या करेंगे? एक्सपिरेशन करेंगे। एक्सपिरेशन में हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे। अब जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे तो क्या होगा? वापस से आप खुद एक्सहेल करके देखो, वापस से एक लॉन्ग ब्रीदिंग करो, एक इंस्पिरेशन करो, एयर को आप अंदर लो, इनहेल करो। आपको लगा आपका थोरेसिक कैविटी का पूरा एरिया फैल गया है। इस टाइम पर क्या होगा? डायफ्राम आपका कंट्रैक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा? आप धीरे धीरे वापस से एक्सहेल करो उसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जैसे आप एक्सहेल करोगे तो क्या फील करोगे? थोरेसिक कैविटी का जो हमारा एरिया है वो रिड्यूस हो गया है। जैसे ही थोरेसिक कैविटी का एरिया आपका रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा? इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे और हमारा जो डायफ्राम है अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, वो भी रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, वापस से आप देखो, इंस्पिरेशन में थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड होगी, उसके बाद डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा, और एक्सपिरेशन में क्या होगा? थोरेसिक कैविटी हमारी रिड्यूस होती जाएगी और हमारा डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। ये था इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के प्रोसेस के टाइम पर हमारे डायफ्राम की और थोरेसिक कैविटी की पोजीशन। नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? आप सोचो, सेलुलर रेस्पिरेशन हमने पहले भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होगा। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि कैसे हमारे ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी के अंदर जा रही है तो लंग्स कैसे एक्सपैंड हो रहे हैं, फिर वापस जब एक्सहेल हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड तो लंग्स हमारे किस तरह से वापस से रिलैक्स हो रहे हैं। तो ये वाला अभी हमने पढ़ा थी। पर अब हमको ये देखना है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में किस तरह से अंदर जा रहा है और वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। अब हमको ये देखना है। इट इज़ डिफाइंड एज रेस्पिरेशन एट सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल मतलब हमारी सेल के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन हो रहा है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्वेलॉय एंड द ब्लड ऑकर्स बाय सिंपल डिफ्यूज़न। ये जो प्रोसेस हो रही है सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस हो रही है। डिफ्यूज़न क्या होता है? द ट्रैवल ऑफ मॉलिक्यूल टू हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन एरिया। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप खुद सोचो कि जहाँ पर कोई भी, हम अभी एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं कि जहाँ पर कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा वाले एरिया से कम वाले एरिया की तरफ जाएगी। कभी ऐसा होगा कि जहाँ पे कम है वो कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है? नहीं होगा ऐसा। तो क्या होगा? जहाँ पर जो ज़्यादा जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से वो लोअर वाले कंसंट्रेशन वाले एरिया में जाएगी। यहाँ आपको देखो, ये हमारा एल्वेलॉय है। एल्वेलॉय तक हमारी ऑक्सीजन आ गई। अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ा उसके थ्रू फिजिकल प्रोसेस में एल्वेलॉय तक ऑक्सीजन आ गई है। अब क्या होगा? ऑक्सीजन हमारे एल्वेलॉय में बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन हमारे एल्वेलॉय में ज़्यादा है, लेकिन हमारी सेल के अंदर है क्या ऑक्सीजन? नहीं है। वो एल्वेलॉय हमारे कैपिलरी से अटैच रहती है। कैपिलरी में क्या प्रेजेंट है? ब्लड प्रेजेंट है। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्यों रेड है ब्लड? ब्लड हमारे हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण रेड है। तो अब क्या होगा? जैसे ही हम ऑक्सीजन मतलब एयर को इनहेल करेंगे, वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स से होते हुए एल्वेलॉय में आई। एल्वेलॉय से वो अब कहाँ जाएगी? हमारे सेल में। क्यों? क्योंकि हमारे सेल में ऑक्सीजन का परसेंटेज लो है, यहाँ डिफ्यूज़न होगा। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है कि नहीं? आप खुद सोचो, क्या होगा? ये नेचर का रूल है कि कोई भी चीज़ क्या होगी? हाई से लो में जाएगी। तो जैसे वो हाई टू लो में जाएगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन हमारी बॉडी के इनसाइड गई। वहाँ किससे मिली? वो हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड के अंदर रेड कलर का एक पिगमेंट होता है। इसका फंक्शन में एक फंक्शन ये भी है इसका कि ये गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है। ठीक है, अब ये गैसेस को एक्सचेंज करेगा तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ हमारे सेल के अंदर, और कंबाइंड होकर इसने एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे इस कॉम्प्लेक्स को? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसका कॉम्प्लेक्स है ये? ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का। ऑक्सीजन कहाँ से आई? एल्वेलॉय से आई। क्यों आई? कैसे आई? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एल्वेलॉय के अंदर ज़्यादा है उसका कंसंट्रेशन, हमारे सेल में उसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब यहाँ उसका कंसंट्रेशन बहुत लो है। यहाँ डिफ्यूज़न प्रोसेस होगा, वो ऑक्सीजन यहाँ से भी क्या क्या करेगा? हमारे सेल में आएगा, हीमोग्लोबिन से कंबाइन होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब ये कहाँ जाएगा? ये हमारे ब्लड सेल के पास पहुँचेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है और अंदर लो है। अब धीरे धीरे वो सेल से होता हुआ कहाँ जाएगा? हमारे सेल के अंदर जाएगा। आप देखो, पूरा ऑक्सीजन ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड फ्लो होते होते हमारे बॉडी सेल आपको दिख रहा है, ब्लड वेसल से होता हुआ ये ऑक्सीजन कहाँ गया? हमारे ब्लड सेल के अंदर, बॉडी सेल के अंदर गया। बॉडी सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, तो अब हीमोग्लोबिन अंदर तो जाएगा नहीं,
क्योंकि हीमोग्लोबिन का अंदर कोई काम ही नहीं है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को यहाँ पर ब्लड सेल के पास पहुँचा देगा। ठीक है, अब वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड सेल के अंदर गया, क्या करेगा यहाँ पर, ये प्रोसेस भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, ब्लड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा फूड प्रेजेंट है। फूड मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में, हमने सेलुलर में पढ़ा था एरोबिक के टाइम पर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर फूड है, फूड का क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। फूड हमारे छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो गया, फूड का ब्रेकडाउन हो गया। अब यहाँ पर जो फूड का ब्रेकडाउन हुआ तो उसके रिज़ल्ट में हमको क्या मिला, हाँ, फूड के ब्रेकडाउन में रिज़ल्ट के फॉर्म में हमको यहाँ मिला कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, फिर से अब वो क्या होगा, हीमोग्लोबिन से मिक्स होगा। हीमोग्लोबिन अब कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके क्या बना लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये क्या करेगा, वापस से उसी रास्ते से वही पाथ फॉलो करके ये कहाँ जाएगा। आप बताओ, हमारे सेल में अभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, हमारे ब्लड में कम है, तो फिर से वही नेचर वाला रूल फॉलो होगा, फिर से वो हाई टू लो में आएगा। अब हाई कॉन्सेंट्रेशन से कार्बन डाइऑक्साइड लो कॉन्सेंट्रेशन में आया, अब वो कहाँ जाएगा, सेल से होकर हमारे एल्वेलॉय में जाएगा। हीमोग्लोबिन तो एल्वेलॉय में जाएगा नहीं, हीमोग्लोबिन कैपिलरीज में ही रहेगा। अब क्या होगा, वो एल्वेलॉय को कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। क्यों, क्योंकि एल्वेलॉय में अभी कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या है, लो है। नेचर के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, हाई टू लो में जाएगा। अब वो लो में गया, लो से वापस क्या हुआ, वो एल्वेलॉय के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया। अब जब ये एल्वेलॉय के अंदर पहुंच गया तो वापस से उसी ट्रैक को फॉलो करते हुए जो हम एक्सपिरेशन करते हैं या एक्सलेशन की तरह, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नॉस्ट्रल से एनवायरनमेंट में चला जाएगा। ये पूरा एक प्रोसेस होता है। ये पूरा प्रोसेस हम क्या लिख भी सकते हैं, किस तरह से लिखेंगे इस पूरे प्रोसेस को हम, देखो इस पूरे प्रोसेस को हम लिखेंगे, द एनर्जी फ्रॉम एल्वेलॉय डिफ्यूजेज इनटू ब्लड ऑफ कैपिलरीज एज ऑक्सीजन कंटेंट is more in alveoli as compared to blood. In blood, it combines with hemoglobin to form complex oxyhemoglobin. This complex breaks near the tissue where oxygen diffuses into the cell of tissue as oxygen content is more in blood as compared to cell. हमको पता है, अब वो वापस से उसी तरह प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, वापस से बाहर आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस क्या करते हैं, ये पूरा प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, ये देखो आपको मैं इसके नोट्स, रिटर्न नोट्स में आपको नेक्स्ट उसमें PDF के फॉर्म में सेंड करूँगी। प्रोसेस समझ में आया, बहुत इजी प्रोसेस है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। और इसको आप एक बार अच्छे से पूरा वीडियो देखोगे, इसको पॉज कर करके वीडियो को देखना, तो जैसे आप पॉज करके देखोगे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। ओके, थैंक यू।